Good morning, dear students. Today, I am going to start the ninth and the last chapter of this first book. Dear students, till now we have studied 8 chapters and hopefully आपको ये लेसन समझ में भी आ गए होंगे. एंड आज तो वैसे भी हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट की हैं, लेकिन 2-3 दिन मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियोस बना करके दूंगी, क्योंकि किसी बच्चे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी को अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसका नुकसान न हो, उसको वहाँ से मटेरियल मिल जाए. स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो 2 चैप्टर लास्ट के हैं ये जनरल टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा स्पीड से कंप्लीट भी करूँगी. ग्लोबलाइजेशन वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अ होल चैप्टर, अ फुल चैप्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन क्लास 10th, एंड यू हैव स्टडीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. In this chapter, we begin with some examples, and these examples show the positive aspects of globalization. Then we will take some examples which shows the negative aspects of the globalization. So let us take one. First of all, we are talking about Janardhan. He is a young boy. He works in a call center. He leaves late in the evening for work. When he enters his office, he speaks in a different accent, in a different language, and he does so because he has to communicate with his clients who are living thousands of miles away. He works whole night, and this is his routine, and Janardhan is rendering a service to somebody who in all probability he is never likely to meet physically. Means इन लोगों को वो कभी देख नहीं पाएगा जिन लोगों के लिए वो काम कर रहा है. उसकी जो हॉलीडेज हैं they do not match with Indian calendar. In fact, they match with US calendar. You have understood this example? Now we will proceed to another example. रामधारी एक जनरल, एक ऑर्डिनरी पर्सन है, एंड उसकी पास एक बेटी है जो कि 9 साल की है. और ये जो 9 साल की बेटी है उसका बर्थडे है और वो उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता है. उसने अपनी बेटी को एक साइकिल देने का प्रॉमिस किया है. सो ही गोज़ टू मार्केट. वो एक साइकिल की दुकान पर जाता है. साइकिल उसको पसंद आती है. साइकिल रीज़नेबल रेट पर है और फंक्शन भी उसके ठीक है. वो उसे ख़रीदता है, अफोर्डेबल है, ख़रीदता है उसको. बट द साइकिल इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना. वो चाइना की बनी हुई है. रामधारी डिसाइड्स टू गो अहेड विद दिस हिज परचेज, एंड अलॉन्ग विद दिस साइकिल ही ऑल्सो परचेजेस one Barbie doll for his daughter, and this doll is manufactured in US but it is being sold in India. Now comes to the third example, and this third example is Sarika is a first generation learner जिसने अपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. वो कॉलेज में भी बहुत हार्ड वर्क करती है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है. शी वांट्स टू बिगिन हर इंडिपेंडेंट करियर, एंड इनफैक्ट उसकी फैमिली में उससे पहले किसी ने इस तरह का काम नहीं किया है. बट वो ये इंडिपेंडेंट होकर के और अपने करियर को चूज़ करती है. घर के और मेंबर उसका विरोध भी करते हैं, बट वो उन सब की परवाह नहीं करती है. एंड देन फाइनली शी डिसाइड्स टू गो अहेड बिकॉज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट हैव बीन मेड अवेलेबल टू हर जनरेशन.
नाउ लेट अस डिस्कस। इन 3 एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा? इन 3 एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जनार्दन को जॉब मिल रहा है, ठीक है, वो अपने देश में काम कर रहा है, एक एमएनसी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन किसका है? ये सर्विसेज का। सेकेंडली हमने देखा रामधारी जो कि एक साइकिल खरीदता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देन सारिका के बारे में हमने देखा is faced with a conflict of values partly originating from a new opportunity that earlier was not available to the women in her family but today is part of a reality that has gained a wider acceptability। तो उसको जो है ना वो क्या बता रही है कि वो एक चैलेंज को एक्सेप्ट करती है कि उसके एक परिवार में उससे पहले किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन वो इस काम को करने के लिए घर से बाहर निकलती है। तो ये क्या है? ओल्ड वैल्यूज़ के साथ में न्यू वैल्यूज़ के साथ में कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कमोडिटीज़ इजीली अवेलेबल हो रही हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल हो रही हैं। एंड थर्डली हमने देखा कि न्यू ट्रेंड्स, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। नाउ लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल्स। ये आपका जो है जो आपका आइडिया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसको थोड़ा सा शेक करेंगे, थोड़ा सा उसको हिलाएंगे। लेट अस टेक सम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम रोज़ न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि कुछ फार्मर्स जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, उनकी क्रॉप फेलियर हो जाती हैं, मार्केट में क्रॉप्स के सही रेट नहीं मिल पाते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव सीड्स खरीदते हैं एमएनसीज से, हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स खरीदते हैं, HYV सीड्स खरीदते हैं, और नतीजा उनके क्रॉप फेलियर होने के बाद में वो डेब्ट ट्रैप में आ जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई दे हैव टू कमिट सुसाइड, बिकॉज वो फेल हो जाते हैं अपने और अपने फैमिली को सस्टेन करने में। नाउ सेकेंड एग्जांपल इज़, एक इंडियन कंपनी है जिसने अपनी एक राइवल कंपनी को ख़रीद लिया जो कि यूरोप में बेस्ड थी, डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय सम ऑफ द करंट ओनर्स, ठीक है। ये क्या है? ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो बड़ी एमएनसीज होती हैं वो छोटी एमएनसी को ख़रीद लेती हैं या छोटी लोकल कंपनीज़ को ख़रीद लेती हैं और उनको अपना ब्रांड नेम दे देती हैं, ठीक है, या उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समटाइम्स द लोकल कंपनीज गेन एंड समटाइम्स लोकल कंपनीज जब कॉम्पिटिट नहीं कर पाती हैं तो वो क्या वो जो है फेल हो जाती हैं, या वो विड्रॉ कर लेती हैं, या वो शट डाउन कर लेती हैं। देन थर्ड एग्जाम्पल इज़ कि many retail shopkeepers fear that they would lose their livelihoods if some major international companies open retail chains in the country। अब देखें कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं वो कहते हैं कि उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो छिन जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो अगर रिटेल चेन्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अब बहुत सारी शॉप्स जो है वो खुल गई हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे क्या बोलते हैं बिग मार्केट है या बिग बाज़ार है, या ऐसे बहुत सारे जो है ना क्या बोलते हैं शॉप्स खुल जाती हैं जहाँ पर आप एक ही जगह पर जाकर के सारे आइटम्स जो है ना, कमोडिटीज़ जो है ना, सारे अपने गुड्स जो है अपनी डोमेस्टिक नीड्स की खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिटेलर्स के जो क्या बोलते हैं लाइवलीहुड है, या रिटेलर्स के पास जो लोकल लोग अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें की चीज़ें लेने के लिए जाते हैं वो कम हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है मुंबई का, जिस पर ये आरोप लगाया गया है कि उसने जो फिल्म बनाई है उसकी स्टोरी उसने बॉलीवुड से चुराई है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि ए मिलिटेंट ग्रुप इश्यूड ए स्टेटमेंट
A militant group issued a statement threatening college girls who wear western clothes. एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने लड़कियों को जो है ना थ्रेटन किया है कि वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती हैं। ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दीज आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। Indeed, there are many who believe that globalization has more negative consequences than positive. इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो कम हैं और नेगेटिव एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। These examples also show us that globalization need to be only about the economic issues. इससे हमें ये लगता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो केवल एक इकोनॉमिक इशू है, बाकी और उससे दूसरे जो एरेना है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड मोस्टली इससे जो फ़ायदा हुआ है वो रिच कंट्रीज़ को हुआ है एंड पुअर कंट्रीज़ आर द लूजर्स, आर द सफरर्स। अब हम आएंगे, सिंस मच ऑफ द यूसेज टेंड्स टू बी इम्प्रिसाइज, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। सो इनफैक्ट स्टूडेंट्स, हमको ये पता होना चाहिए ना कि असल में ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्लोज क्या है? फ्लोज का मतलब है कि कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, आइडियाज़ हो, उनका फ्री फ्लो होना माने कि एक जगह से दूसरी जगह पे उनका फ्लो होना, उनका ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। तो फ्लोज जो है, किस तरह के फ्लोज है? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोज। आइडियाज़ का मूवमेंट होना, एक जगह से दूसरी जगह पर, आइडियाज़ मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। देन कैपिटल ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कमोडिटीज़ ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड सर्टेनली पीपल ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह लोग भी मूव करते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या है? वेदर इट इज़ द फ्लो ऑफ आइडिया, वेदर इट इज़ द फ्लो ऑफ कैपिटल, और इट इज़ द फ्लो ऑफ कमोडिटीज़, और इट इज़ द फ्लो ऑफ पीपल। ये सारे के सारे जो आइडियाज़ हैं या सारे के सारे फ्लोज जो है, दीज ऑल आर क्रूशियल, वेरी इम्पॉर्टेंट इन वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। इन सब चारों की वजह से क्या होता है कि इंटरकनेक्टेडनेस बनी रहती है वर्ल्ड वाइड, माने पूरे वर्ल्ड में इनसे इंटरकनेक्टेडनेस रहती है। अब हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं वो कैसे हैं कि इन ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, और कल्चरल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशंस का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी है, उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी है, और उसका कल्चर पर भी असर होता है। जैसे अगर आपको याद हो तो वो जो हैगमन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोगों को डोमिनोज़ जो है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब मैंने आपको बताया था। मैंने ब्लू जीन्स का एग्जांपल आपको बताया था। ये सब चीज़ें जो है वो क्या है? एक तरीके से वो ग्लोबलाइजेशन के भी तो एग्जांपल्स हैं, है ना। वो ग्लोबलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इजीली अवेलेबिलिटी है उनकी हर जगह पर, ठीक है। तो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ वास्टली अनइवन। अब हम यहाँ ये कहेंगे कि इसके जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स हैं वो अनइवन हैं। सर्टेनली दे आर अनइवन, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को 3 एग्जांपल्स दिए जो पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो कर रहे थे, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जो नेगेटिव एस्पेक्ट को शो कर रहे थे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा कि ये इंटरकनेक्टेडनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में मैंने ये भी कहा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो आज का फिनोमिना नहीं है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत पुराना फिनोमिना है। आप देखेंगे कि बहुत अर्ली सेंचुरीज़ में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया करते थे। आप लोगों ने तो हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जो है ना, कैसे ट्रैवलर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो वी हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। तो ये हमारे लिए नया कंसेप्ट नहीं है। नाउ वी वुड लाइक टू स्टडी व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज़ क्या हैं?
तो आपने ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज़ क्या होंगे। अगर हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन के जो कॉजेज़ हैं, जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था रिवॉल्यूशंस के बारे में। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ फ्रांस में, तो उसकी देखा देखी पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशंस होने शुरू हो गए। हाउ डिड इट हैपन कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई तो पूरे यूरोप में वो कैसे फैल गए? भाई आइडियाज़ फैले ना वहाँ से। इनफैक्ट आपने ये पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उनके जो फ्रेटर्निटी है, या जो उनके सिटीजनशिप के जो राइट्स थे, या जो डेमोक्रेसी के राइट्स थे, सॉवरेनिटी के राइट्स थे, ये बातें जो है ना वो फ्रांस से ही पूरे वर्ल्ड में पहुंची थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे? पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो क्या होते हैं? दे यूज टू शेयर द आइडियाज़, एंड व्हेन दे शेयर द आइडियाज़ तो क्या होता है कि फिर एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पर आता है। इन द सेम वे आपने देखा कि हमारा हिस्टोरिकल क्या ग्लोबलाइजेशन के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि किसी कंट्री में अगर रिसोर्सेज मिलते हैं तो उन रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप देखेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आए थे, और पुर्तगाली जब इंडिया में आए थे यहाँ के रिसोर्सेज को देख करके वो ललचाए, और उसके बाद उनकी देखा देखी फ्रेंच, डच एंड जो है इंग्लिश, सबके सब इंडिया में आ गए। तो ये क्या है? ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन का जो ये फैक्टर जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। आइडियाज़ हैं, कैपिटल है, कमोडिटीज़ हैं, पीपल है, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, है ना, इमेमोरियल। आपने जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ी, आपने जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ी, तो उसमें भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो ग्लोबलाइजेशन है वो ग्लोबलाइजेशन का ये जो है ना, जिसको हम प्रो ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, प्रो ग्लोबलाइजेशन का दौर कहा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि वाइल ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर, टेक्नोलॉजी। अब देखो कि ग्लोबलाइजेशन में डियर स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर न टेक्नोलॉजी होती तो कैसे जो है आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, है ना? आप समझ रहे हैं कि अब हमारे पास जो है इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ, इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोचिप, है ना, इन चीज़ों ने कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह पर आइडियाज़ को मूव करने में, आइडियाज़ को पहुंचने में इट टेक्स नो टाइम। बहुत कम टाइम में ही जो है ना ये बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। ठीक है, देन प्रिंटिंग। अच्छा, अब जो है, अब ये समझो कि अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कब तक सुरक्षित रखा जा सकता था? अगर प्रिंटिंग, आपने पढ़ा था कि ट्रेवलर्स जो अकाउंट्स लिखते थे उनको बाद में प्रिंट करवाया गया, एंड नाउ दे आर वेरी वैल्यूएबल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री, और इसके लिए हिस्टोरियंस के लिए भी और सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए। तो प्रिंटिंग जो है वो, उससे नेशनलिज्म की फीलिंग भी आई। आप देखें कि जब हमारे देश पर जब हमारे देश पर जो है वो इंग्लिश लोगों का कंट्रोल था, तो उस समय पर हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो कैसे एमर्ज हुई। नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में जो है ना कुछ लेख जो है लिखे जाते थे, आर्टिकल्स प्रिंट किए जाते थे, और उन आर्टिकल्स में अंग्रेज़ों की नीतियों का बखान किया जाता था, उनके अत्याचारों के बारे में लिखा जाता था। इससे जब लोग उनको पढ़ते थे तो उनका जो है खून खौलता था, उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो डेवलप होती थी। तो आप देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस played a very important role in creation of nationalism. So आप देखेंगे कि in all हम ये accept करते हैं कि technology has played a very important role in our personal and as well as collective lives. Now we come to the ability of ideas, capital, commodities and people to move more easily from one part of the world to another.
अब ये क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, और आप ये देखेंगे कि आइडियाज़ हैं, कैपिटल है, कमोडिटीज़ हैं, ये 3 चीज़ें। देखो फ्री फ्लो किन चीज़ों का है, आइडियाज़ का है, नंबर 2 पर जो है वो कैपिटल का है, नंबर 3 पर कमोडिटीज़ है, नंबर 4 पर जो है ना हम वी टेक पीपल। अब यहाँ पर जो हम ये 4 लोगों की बात कर रही हैं, इनमें से 4 में से 3 लोग जो हैं उनका जो फ्लो है वो ज़्यादा क्विक है, जबकि जो लोगों का जो मूवमेंट है वो इतना जल्दी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लोगों को मूव करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो दे हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा, दे हैव टू टेक पासपोर्ट, है ना, परमिशन, एंड देन उनको लिमिटेड टाइम के लिए वीज़ा मिलेगा, है ना। लेकिन जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल है या मूवमेंट ऑफ जो है ना आइडियाज़ है वो बहुत जल्दी मूव करते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड कमोडिटीज़ विल मोस्ट लाइकली बी क्विकर एंड वाइडर देन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन however does not emerge merely because of the availability of improved communications, है ना। अब हम ये कहें कि केवल कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जो है ना आइडियाज़ मूव कर रहे हैं, नहीं, ये पहले से भी तो ऐसा होता आया है। पीपल मूव करते थे तो पहले लोग ही अपने साथ आइडियाज़ को लेकर के जाया करते थे। Currently, we are aware of the fact that events taking place in one part of the world could have an impact on another part of the world. अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम अभी रिसेंट का ही ले लेते हैं, करंट का ही ले लेते हैं। अब जो है सबसे पहले जो कोरोना है, ये कोविड-19 बीमारी है, ये सबसे पहले कहाँ फैली? चाइना में आई, ठीक है। चाइना से ये दूसरे पार्ट्स में फैली, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि चाइना से ये बीमारी केवल चाइना में ही रह गई और बाकी देशों में नहीं पहुंची। तो चाइना से ये दूसरे देशों में कैसे पहुंची? थ्रू मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट हुआ, लोगों का हुआ, अपने साथ में वो बीमारी लेकर के आए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, और ये जो है क्या है, ये भी एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन ही है ना, कि एक बीमारी या एक कोई प्रॉब्लम जो है वो अगर किसी वर्ल्ड की किसी एक कंट्री में है तो इट इज़ लाइकली टू अकर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है, और इमीडिएट, लोकल, नेशनल, रीजनल सभी लोगों को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस माने, अब हम पढ़ने, कॉजेज हमने पढ़ लिए ग्लोबलाइजेशन के, तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस कि इनके ग्लोबलाइजेशन के परिणाम क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पर हम इसके कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ने के लिए हम कहेंगे कि कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने देश में रहने वाले लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं जुटाएं, अवेलेबल कराएं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उनको वेलफेयर स्टेट कहते हैं। हम अपने कंट्री में भी तो यही कहते हैं ना, वेलफेयर स्टेट। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ टू इट्स पीपल, है ना। तो ये क्या है, एक, इसीलिए हम उसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं। और बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा जो है उनको मॉडर्निटी है या उनको जो अदर डेवलपमेंट्स हैं उनसे उनको उनके कांटेक्ट में लाना, ये भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो हम ये कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब गवर्नमेंट के जो बेसिक फंक्शंस थे या जो उनकी बेसिक ड्यूटीज़ थी या जो बेसिक उनकी प्रायोरिटीज़ थी, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, अब जो है ना ये कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी गवर्नमेंट की, अब ये थोड़ी इरोड हो गई हैं, अब ये थोड़ी कम हो गई हैं। इनफैक्ट क्या हुआ है कि however it withdraws from many of its earlier welfare functions directed at economic and social well-being in place of the welfare state, it is the market that becomes the prime determinant. मीन्स कि अब जो है कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है कि
क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ बेचनी चाहिए, कितनी खरीदनी चाहिए, कितनी बेचनी चाहिए, कौन कंट्री से खरीदारी करें, कौन कंट्री से जो है ना क्या करें, तो ये अब कंट्री डिसाइड नहीं करता। इनफैक्ट अब ये सब डिसीजन जो है वो मार्केट में लिए जाते हैं। माने कि मार्केट में मतलब कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वो खरीदी ज़्यादा जाएगी, जिसकी डिमांड नहीं है वो नहीं होगी, जब वो नहीं खरीदी जाएगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई या जो मार्केट का जो लॉ है, मार्केट का जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अब लोगों की जो प्रायोरिटीज़ क्या है लोगों की, ये अब जो है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। The entry and the increased role of multinational companies all over the world leads to a reduction in the capacity of governments to take their decisions on their own. At the same time, globalization does not always reduce the state capacity. अब हमने कहा एक तरफ तो कि भी स्टेट की कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है ना, अब दूसरी तरफ हम कहते हैं कि स्टेट की कैपेसिटी कम नहीं हुई है, ठीक है ना। कैसे कि हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूज टू बी द चैलेंज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, द ओल्ड जेलसीज एंड राइवलरीज बिटवीन कंट्रीज हैव नॉट सीज्ड टू मैटर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब देखो एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन की बात आ रही है, दूसरी तरफ जैसे अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं इंडिया और चाइना का, तो ये क्या है, ओल्ड जेलसीज एंड ओल्ड राइवलरीज बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। ये तो दूर नहीं हुई ना ग्लोबलाइजेशन से। माने कि चाइना अपना सामान इंडिया में बेचना भी चाहता है, साथ में इंडिया से वो फ़ायदा भी ले रहा है, और साथ में जो है वो इंडिया को हर बात के लिए चैलेंज भी करता है। कभी बॉर्डर डिस्प्यूट होती है, कभी और कोई जो है ना बात होती है। तो ये क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी सीज नहीं हुई हैं, ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हैं। द स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट को, हालांकि जो मार्केट है वही डिसाइड करता है कि कौन सी गुड्स जो है वो कहाँ पर खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ता है गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, ये उसका एसेंशियल फंक्शन है एंड विल रिमेन एवर सो, and consciously withdraws from certain domains from which it wishes to. State continues to be so important. Indeed, in some respects, state capacity has received a boost. लेकिन कुछ मायनों में तो इसको जो है ना बूस्ट मिला है, माने इसको जो है ना बढ़ावा मिला है। कैसे कि एनहांस्ड टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो है वो अब गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, गैदर कर सकता है, और अब ये भी पता लगाया जा सकता है कि किसकी क्या डिमांड है, किसको क्या चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो क्या है कि कैसे वो बेटर रूल कर सकता है। विद दिस इंफॉर्मेशन वो ये पता लगा सकता है कि वो कैसे बेटर रूल कर सकता है। Thus states become more powerful than they were earlier as an outcome of the new technology. So dear students, आज इतना ही कराऊंगी मैं काम आपको। आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से समझें और सुने, और साथ में अपना काम भी कंप्लीट कर लो। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, लेकिन कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही क्या बोलना चाहिए मुझे, बिल्कुल ही पैसिव रहते हैं, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। दिस रियली हर्ट मी। आप लोग अपना काम कंप्लीट कीजिए।